छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक पर आधारित 10वां घटक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। इसके रचनाकार और लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई में होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। प्रमुख कृतियाँ: लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विद्या परिचय: प्रस्तुत पाठ में विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीक विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय: प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण को होते जा रहे त्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें ये भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। तो चलिए घटक की शुरुआत करते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। विज्ञान का जो युग चल रहा है, इसमें हम किसी भी तरह से अपने आप को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम जाने अनजाने में विसंगतियों को अपना रहे हैं। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को भी नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। पानी का पीने के पानी का भी हमें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगा अगले 50 सालों बाद। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरना
पानी के लिए होगा। यहाँ पर एक शब्द आया है सामरिक, जिसका अर्थ है युद्ध से संबंधित। यानी जो विश्व युद्ध होगा वो किसी भी राजनीतिक या आर्थिक हितों के लिए नहीं होगा, बल्कि पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निःसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं किया कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों का दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा रहा है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द आया है दोहन, जिसका अर्थ है अनियंत्रित उपयोग। यानी जिस तरह से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि ये काल जल्द से जल्द आ जाए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण में के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वे है ओजोन विघटन का संकट। ओजोन विघटन का संकट पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति के तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नालिका में जाने से जलन पैदा करती है। यह गैस मानव के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली एक गैस है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जब हम धरती से 25 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जब ओजोन गैस ज़्यादा दिखाई देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती हैं। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ये घातक किरणें होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को
अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक आने नहीं देती। ओजोन गैस का काम क्या है कि वो आने वाली ऐसी पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर समा लेती है और धरती तक और हम तक उन्हें पहुंचने नहीं देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारी बचाव करती है, इसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। यानी ओजोन एक छतरी की तरह है जो घातक किरणों से हमें बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। विकास के लिए हमने बड़े बड़े जंगल काट दिए, दरख्तों को काट दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसा कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित ना हुई हो। स्पष्ट है, ओजोन भी इसका उपवाद नहीं है। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर परिष्कृतक और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। प्रशीतक इसे कहते हैं फ्रिज। प्रशीतक का अर्थ है फ्रिज। और एक शब्द आया है यहाँ पर, प्रशीतन, ठंडा करने की प्रक्रिया। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। पहले ठंडा करने की प्रक्रिया में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं। उदाहरणार्थ, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। यानी अगर ये समाज में फैल जाए तो ये हानिकारक गैसें थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनकी उचित विकल्प की तलाश थी और जिन कमियों से मुक्त हो, इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। सबसे पहले CFC गैस किसने ढूंढी? थॉमस मिडले ने, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ठंडा करने के लिए उपयोगी थी। अध्ययन से यह पाया गया है कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ उज्ज्वलनशील भी हैं। इस तरह से ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला, सबसे ज़्यादा CFC का उपयोग होने लगा।
प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ तक हम देखते हैं, अगला हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।